आपने AS19 देखा था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जिसके अंदर एक लेसर था और एक लेसी, और इनके बीच के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? लीज। लीज दो प्रकार के थे, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज हमने स्टार्ट करा था, और इसको भी दो बुक्स के अंदर देखना हमने। ऑपरेटिंग बहुत छोटा है, भरोसा मानिएगा। मैंने आपके साथ फाइनेंस लीज स्टार्ट करा था, और फाइनेंस लीज में इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लेसर, हमने किसकी बुक्स करी थी? लेसी। मैं पहले जर्नल एंट्री लिख देता हूं आपके लिए। लेसी जब ये फाइनेंस लीज लेगा तो कह सकता हूं इसी को मालिक माना जाता था, तो ये एंट्री डालेगा एसेट ऑन लीज या एसेट डेबिट टू लेसर। झमेला वहां आता था कि सिर्फ किस वैल्यू पे, तो आपको याद होगा मैंने इसके नीचे लिखवाया था, दैट इज फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विच एवर इज लो। ठीक है बच्चे? फिर साल के एंड में ये कुछ चार्जेस देगा, फाइनेंस चार्जेस या लीज चार्जेस टू लेसर। बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड। और इसके बाद लेसर को पेमेंट कर दी जाएगी, लेसर टू बैंक। फिर इसके बाद सर ये जो एसेट है इसका डेप्रिसिएशन भी तो लेस ही लेगा ना बच्चे, तो क्या एंट्री डालेगा? डेप्रिसिएशन टू एसेट ऑन लीज। एंड फाइनली हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? PNL टू डेप्रिसिएशन एंड PNL टू फाइनेंस चार्जेस। क्या यहां तक क्लियर है आपको? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आपको याद होगा कि मेन चीज हमने ना ये झमेला देखा था, ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखवाता हूं। MLP का फॉर्मूला क्या था? मैं बहुत स्पेसिफिक लिख रहा हूं, एकदम करेक्ट भाषा में लिख रहा हूं। MLP स्टैंड्स फॉर, एक तो हम लोग लीज रेंटल लेते थे जो हर साल देता हूं मैं, और साथ में GR। UGR भी लेता था? नहीं लेता, नहीं लेता। MLP का मतलब ही होता है जो लीज रेंट है, और GRV था गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। फिर हमने देखा था कि सर एक फॉर्मूला था रेजिडुअल वैल्यू का, एग्जैक्टली GRV प्लस UGR। अब झमेला ये था कि अगर मुझे जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या बोला जाता था? इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर ये नॉट गिवन हो, यानी कि क्वेश्चन यही पूछे कि चलो इंटरेस्ट निकाल दो, क्वेश्चन ने बता दिया मैं हर साल का किराया कितना दे रहा हूं, GRV कितना है, लीज टर्म कितनी है, 5 साल दे रहे हैं मुझे किराया, सब बता दिया क्वेश्चन, लेकिन मुझे ब्याज नहीं दिया। तो आप मुझे बताइए मैं इसको कैसे निकालूं? कहने से ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस एग्जैक्टली इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। हाँ जी। और सर हमें ये रेट निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो मैंने हिट एंड ट्रायल करा था, वो जो IRR मेथड। ठीक है, और मेरे पास जो रेट लूंगा, मैं कह सकता हूं हिट एंड ट्रायल में हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, एक बार 10% लिया था, एक बार 14% लिया था,
तो एक बार आंसर 2 लाख से ऊपर आ गया था, एक बार 2 लाख का नीचे चाहिए होता है, फॉर्मूला डालेंगे और अल्टीमेटली आपका रेट आ गया था, अगर आपको याद हो तो 12.6%। याद आ रहा है आपको? ठीक है। अगर आपको ये, अब मैं आपके साथ नई बात कर रहा हूं, ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड implicit rate, sorry, interest rate implicit in the lease, interest rate implicit in the lease. If it is not possible to find interest rate implicit in the lease, क्यों? Because of lack of information about UGR. देखो, तुम ये इंटरेस्ट रेट कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए, कह सकता हूं, सुनिए एक बार। हाँ बोलिए। नया है, हाँ जी। ठीक है। मैं अगर आपको एक चीज बोलूं कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट के लिए कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए ना, क्या क्या चाहिए था मुझे? MLP, UGRB, फेयर वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास UGRB नहीं है, क्या तुम इंटरेस्ट रेट निकाल पाओगे? नहीं निकाल। तो मैं यही लिख रहा हूं, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट implicit in the lease because of lack of information about UGRB etc. lessees incremental borrowing rate will be used। सर जी आप क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इस बात कि अगर ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं निकल रहा तो हम क्या चीज ले लेंगे? लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। क्या होता है? छोड़ो ना बेटे इस बात को, आप लिख लो बस इस बात को। कुछ रेट दिया होगा, उसके ऊपर भी अभी गणित चलेगी। यहां तक लिख लिया बच्चों ने? लास्ट क्लास में आपको याद है हमने कहां तक करा था? लास्ट क्लास का कुछ याद है, भूल गए हो? हाँ, मैं एक बार फ्लो बना दूंगा उसका। हम्म। हाँ ठीक है, करा दूंगा। सामने सामने कराया था क्लास में। सर खराब है देखो लेकिन। ठीक है, अब आप मेरी एक बार बात सुनने समझे हो। मैं जब बुक के अंदर जाऊंगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेसर की भी बातें लिखवा रहा हूँ अब यहाँ इन द बुक्स ऑफ लेसर। और अभी हम कौन सी लीज पर है? फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग पे नहीं गया, ऑपरेटिंग बहुत छोटा है बच्चों, 10 मिनट में हो जाएगा ऑपरेटिंग। लेसर की बुक्स में एक वर्ड होता है बच्चे, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है GI, विच मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है बच्चे MLP प्लस UGR। इस यानी कि इस पूरे के पूरे को क्या बोला जाता है? लेसर क्या बोलता है इस वर्ड को? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्यों बोलता है देखेंगे। दूसरा होता है बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट। अरे सर अब ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV, यानी कि MLP, और ये कह सकता हूं ये तो एक्चुअल वैल्यूज होगी जो आगे के सालों में मिलनी, लेकिन उसको अगर मैं डिस्काउंट करके लाऊं, इसका डिस्काउंटेड में दिमाग में क्वेश्चन देगा, अगर मैं डिस्काउंटेड करके लगाऊं तो नेट इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं आज की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मान लो 100 + 10 टोटल 110 है, और जब मैंने इसको डिस्काउंट कराया तो कितना आ गया? 100 रुपए। तो कितने का गैप है? क्या मैं इसको इंटरेस्ट बोल सकता हूँ एक कॉमन सेंस में? तो बेसिकली लेसर इसको कहता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट है, मतलब वही है डिस्काउंट रेट। फ्यूचर की कुछ वैल्यू थी एमएलपी, और ये क्या होता है 1 लाख 5 बार दूंगा और 1 लाख और दूंगा, उसको डिस्काउंट आज ला रहा हूं तो ब्याज ही तो निकलेगा और क्या निकलेगा। ठीक है ना, बताइए क्लियर है बच्चे। तो अब आपको ये वाले कुछ वर्ड्स भी अब हम लेसर की बुक्स में जब देखेंगे तो है। और अब हम चलते हैं बुक के अंदर, यहां तक लिख लिया बच्चों ने। ठीक है जी, आइए। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, एक चीज ना थ्योरेटिकली लिखवानी है, कुछ लिखवा दूं आपको। ठीक है, देखो हमारी जो लीज होती थी वो फाइनेंस होती है, ऑपरेटिंग कैसे पता लगता था, हमने ऐसे कई बातें करी थी ना। अगर एसेट की लाइफ ही 10 साल है, 10 साल दे दिया तो आपने कस्टमाइज करा दिया तो आपने ऐसे लिख लेना, टोटल 8 पैरामीटर्स होते हैं, एकदम ऐसे लिखना। 5 पैरामीटर्स को बोला जा रहा है डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ये वर्ड यूज हो सकता है मॉड्यूल के अंदर। और बाकी 3 को क्या बोला जा रहा है, सजेस्टिव इन नेचर। तो डिटर्मिनिस्टिक में अगर कोई एक भी सेटिस्फाई कर दिया तो वो लीज क्या हो जाएगी बच्चे, फाइनेंस लीज। और इसमें इवन इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड स्टिल इट इज नॉट कन्विंस दैट, यानी कि मेन जो होता है ना वो आपकी डिटर्मिनिस्टिक होती है। ठीक है, एक बार एज इट इज इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज आप डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद ये वाला 8 पैरामीटर। हाँ छुड़वाए, पेजेस छुड़वाए थे मैंने इस चीज की, बहुत कुछ भी नहीं, 2 एंट्री ऐसे क्वेश्चन के अंदर इस बार लेसी की मेन है इसमें। कौन से 5 कदम? आएंगे, पहले एक बार ये लिख लो ना, नीचे आएंगे 5 पैरामीटर, समझ रहे हो? एक बार बस इसको ऐसे लिख लीजिएगा। हम्म, लिख लिया बच्चे। ठीक है, लिख लिया। अरे देखो जैसे डिटर्मिनिस्टिक में क्या लिखा हुआ है, ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, लिख ही लेते हैं एक बार। द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, ये तो पूरा लिख लो, नीचे वाला छोटा बना के दे दूंगा। डिटर्मिनिस्टिक के 5 पॉइंट है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट है द लीज ट्रांसफर ओनरशिप by the end of the lease term.
लिख लिया? ओनरशिप of the asset to the lessee by the end of lease term. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, द लेसी हैज द ऑप्शन, the lessee has the option to purchase the asset. The lessee has the option to purchase the asset at a price, which is expected, which is expected to be sufficiently lower, which is expected to be sufficiently lower than its market value, which is expected to be sufficiently lower than its market value. मतलब सर जी, भाई मैं आपको लीज पे गाड़ी दे रहा हूं 10 साल के लिए, आपके पास ऑप्शन है गाड़ी खरीदने का, 5 रुपए दोगे गाड़ी आपकी हो जाएगी। मुझे बताओ 10 साल बाद गाड़ी की वैल्यू क्या 5 रुपए होगी? तो ऑब्वियस है ना, मैं आपको रेट ऐसा दे रहा हूं कि वो मार्केट वैल्यू से इतना कम होगा कि आप खरीदोगे ही खरीदो। हमारा लीज कितने टर्म का है? 10 years। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, गाड़ी की वैल्यू 10 साल बाद कितनी रह जाएगी आपके हिसाब से? 2-3 लाख रुपए। अब मुझे 5 रुपए दे देना, चलो आप मुझे 10,000 दे देना, कहने से कि ये तो ऑब्वियस बात है कि लेसी खरीदेगा ही। समझ रहे हो? अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एक बार, मिस्टर ए हैज टेकन अ कार ऑन लीज। तो इससे पता लग रहा है कि भाई तो फाइनेंस लीज है भाई। एग्जैक्टली। क्लियर है बच्चे? थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मैं आपको लैपटॉप किराए पे दे रहा हूं, आपके हिसाब से लैपटॉप की लाइफ कितनी होती है? 3-4 साल। हायर साइड ले लीजिए 7-8 years। मैं 7-8 years के लिए दे रहा हूं, पता लग रहा है भाई इसके बाद क्या बचेगा उस एसेट के अंदर। समझ रहे हो? तो बेसिकली द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट of the economic life of asset, of the economic life of asset, even if title is not transferred. क्लियर है बच्चे? एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है बड़ा आसान है, चलो पढ़ लो एक बार, आपको इंटेंशन पता लग जाएगी। हाँ जी, 32 का तो ले लिया, सो इट इज मेजोरिटी ऑफ द लाइफ। उसमें कोई हमारे पास कोई रूल नहीं है 32 सही है 34 सही, तो फैक्ट्स ऑफ द केस देखे जाए, डिपेंड करता है। 20 में तो स्टिल मैं ऑपरेटिंग बोलता, वैसे काफी 50% है, मेजर तो नहीं बोला जाता उसको, मेजोरिटी। ठीक है बच्चे? हाँ जी, 51 होता तो भी मेजोरिटी नहीं होता। ये तो फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या सिनेरियो है, एसेट कौन सा यूज हो रहा है, क्या धंधा है, बहुत सारी चीजें देखी जाती। पॉइंट नंबर डी लिखिएगा, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग ऑफ द लीज। ठीक है? एट द बिगिनिंग ऑफ द लीज, आगे तो आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। यानी कि अगर मैं एमएलपी की आज की वैल्यू निकालू ना, तो वो आज की वो गाड़ी जितने की है उतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब आप तो सारा पैसा ही ले रहे हो मेरे से। समझ रहे हो? लिखते हैं एक बार, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी is almost equal to fair value of the asset. Present value of MLP is almost equal to fair value of asset. क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट क्या बताओगे एक बार?
ऐसे यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन करा रहे हो जी आप एसेट में, समझ रहे हो, तो उससे पता लग रहा है भाई तुम ही खरीदोगे इसके बाद, ठीक है, बिकॉज इट इज एज पर योर स्पेशल नेचर। द लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ओनली लेसी कैन यूज इट। The leased asset is of specialized nature that only lessee can use it. Only lessee can use it. पूरे लिख लो without major modification. Okay. लिख लिया बच्चों ने? Cool. ये कौन से पैरामीटर्स थे? डिटर्मिनिस्टिक। सजेस्टिव कितने? 3। क्या ये आप अभी लिखेंगे या घर पे लिख लोगे? ठीक है बेटे, बिल्कुल। सजेस्टिव लिख के 3 लिखते हैं अभी, अभी लिख लो, ज्यादा लंबा नहीं है। एक बार सजेस्टिव का फर्स्ट, ठीक है, सजेस्टिव कंडीशन लिख दीजिए, सजेस्टिव लिख दीजिए। और सबसे पहला क्या है? इफ द लेसी कैन कैंसिल द लीज एंड लेसर को अगर लॉस हो जाए आर बोर्न बाय द लेसी, यानी कि लेसी भैया अगर तूने कैंसिल कर दिया, जो नुकसान है तो तेरे से लूंगा, तो उसका मतलब फाइनेंस लीज का थोड़ा सा फेवर दे रहा है, क्योंकि फाइनेंस लीज का क्या होता है कि भाई बहुत चांसेस है कि लेसी ले ले, बट अगर लेसी ने मना कर दिया और इस वजह से अगर लेसर को कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन कर रहा है? लेसी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल। ऑपरेटिंग के अंदर आई एम फ्री टू कैंसिल, इट्स लाइक जैसे हमने जगह ले रहे कुछ है। फाइनेंस में क्या है कि लेसर इज अंडर द इंप्रेशन कि ऑलमोस्ट तुम्हारा ही है, बट अगर तुमने कैंसिल करा तो भाई मेरे को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तुम कर। तो थोड़ा सा डेटरेंट है कि लेसी डोंट यू डेयर टू कैंसिल द लीज, बिकॉज इफ यू कैंसिल इट तो जो लॉस है वो आप ही भरेंगे, ठीक है ना बच्चों, वो एंगल से। तो मतलब जैसे अगर 4 लाख की उन्होंने मशीन भी ली है तो फिर मतलब 2 साल उसने कैंसिल कर दिया तो जितना तो मिलना होगा, मतलब चाहिए ना निकले तो लेसी देगा। भाई तूने मॉडिफिकेशन कराई थी, अब तू कैंसिल कर रहा है, तो मॉडिफिकेशन के पैसे दे मेरे जो ऊपर से लगे, समझ रहे? सेकंड, हाँ, बी और सी भी, हाँ, तो सब्जेक्टिव बात है। आप जो सोच रहे हो ना, आप लीज एग्रीमेंट को पूरा कर लोगे, तो बस जनरल बात है दैट आई वाज अंडर द इंप्रेशन व्हाट इज फाइनेंस लीज, दैट अल्टीमेटली यू विल टेक इट। जिस वजह से मैं कितने सारे लोगों को मना कर रहा था कि नहीं उसके पास है, अब तूने मना कर दिया मेरे को बीच में। मैं कह रहा हूँ तो जैसे उसका एग्रीमेंट बना हुआ है हर साल 10-10 हज़ार करके समथिंग, तो अगर उसने 3 साल का कैंसिल कर दिया तो बाकी के जितने सारे लोग थोड़ी पे करेंगे, क्या करेंगे? डिपेंड करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बात है, इसमें कोई रूल, मैं आपके दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के रूल थोड़ा बना सकता, ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर्स है। वो ये है कि गेन और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या है कि जब भाई खत्म हो जाएगा ना लीज टर्म, तो तुम मुझे इतना पैसा दे दियो, ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू अप या डाउन हो रही है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? लेसी को ही मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेट खरीदना तो मैं नहीं था, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, मैं लिखवा देता हूं, गेन, if the gain or loss from fluctuation in residual value accrues to the lessee, that's it, इतना ही लिखना होगा, क्योंकि अगर रेजिडुअल वैल्यू, हाँ, इसकी वजह से फाइनेंस रिलीज हो रहा है, कैसे पता चला? अगर रेजिडुअल वैल्यू गिर रही है और मैं खुश हो रहा हूं, लेसी लेसी खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा हूं? क्योंकि उसे पता है कि अल्टीमेटली मैं नहीं देनी तुझे, अरे अगर ऑपरेटिंग होती मुझे क्या लेना देना होता भाई, वैल्यू बढ़े गिरे जो, मैं तो 2 साल यूज कर रहा हूं, बट अगर फाइनेंस ही मेरे दिमाग में और उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिर रही है तो मेरे को तो खुशी मिल रही है, क्योंकि उससे मेरे को ही फायदा, क्योंकि मैं तो, हमारा एक एग्रीमेंट तो बना है ना कि आई विल पे यू द रेजिडुअल वैल्यू टाइप्स, ठीक है ना, वो चीज। इफ कौन सा? सेकंड वाला। If gain or loss from fluctuation in residual value accrues to the lessee, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितने बच्चे टेस्ट दे रहे? अकाउंट्स का, बाय बाय करो, तुम तो दोनों आए थे, तुमने टेस्ट भी नहीं दिया उस दिन।
तो मैसेज करा था टेस्ट देने आऊंगा, नहीं पीछे आ रहे पर बात तबीयत खराब हो गई थी, या घर पे बोला था इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, हाँ? ठीक, ठीक है। हाँ जी, कितने बच्चे, एक बार बताना बच्चे, मैं फोटो कॉपीज करानी है। सीएम में कर चुका, हाँ तेरा भी है ना इधर भाई, ये दोनों संजय 20 करा दे। हमदान जी, टेस्ट है आपका, मुझे बताइए। अगला पॉइंट ऐसा कुछ दिमाग में लगाना, सिर्फ लिख लीजिएगा। इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट विच इज सब्सटैंशियल लोअर देन द मार्केट रेंट, फर्दर और एक्सटेंड कर रहे हैं, पर इन रियलिटी वो रेंट उतने ज्यादा नहीं। मतलब समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा दिमाग में आया भी कुछ, इसको एज इट इज लिख दीजिएगा पहले। इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर सेकेंडरी पीरियड, थर्ड वाला, हाँ सी, ना 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 ना, सिर्फ पॉइंट नंबर सी लिखना बस। If the lessee can continue the lease for secondary period, which is lower than the market rent. मेरे इसमें मुझे कुछ ऐसा बोलना नहीं है, कोई काम नहीं है इसका, समझ, लिखवा रहा था बस आपको सजेस्ट। यहां तक लिख लिया बच्चों ने? बस बेटे सेट है कहानी, अब याद करो लास्ट क्लास की बातें। एग्जाम्पल नंबर 1 करा था हमने, थोड़ा सा अब ध्यान देना प्लीज। मैं ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करा सकता, बट आई कैन जस्ट रीकैप कर सकता है इस चीज का। हम लोगों को एनुअल लीज रेंट दिया हुआ था, कितने रुपए लीज रेंट था? फिर लीज पीरियड, ओहो, यानी कि 50,000 कितनी बार दूंगा? तो दिमाग में आता है 2.5 लाख तो जाएगा। जीआरवी कितने का है? 275। क्या मैं कह सकता हूं एमएलपी इज 275? यस। यूजीआरवी 15,000। क्या आप मुझे रेजिडुअल वैल्यू बता सकते हैं? 40,000। दोनों को जोड़ दोगे ना, फेयर वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन कह रहा था इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज कैलकुलेटेड बिलो। हमें क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट निकालने को बोल रहा था, और ये वो रेट होता है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरवी इक्वल टू फेयर वैल्यू। और मैंने गेस्ट एक रेट लिया था 10%, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी? 2,14,000। फिर अब मेरे को रेट मैंने बढ़ा दिया था 14%, और अब वैल्यू कितनी आई थी? 192। तो अब मैंने इन दोनों रेट्स को 10 और 14 के बेसिस पे एक फॉर्मूले में डाला था। फॉर्मूला आपको याद करना होगा, और आपका कितना रेट आ जाएगा? 12.6। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो कि ये बोल दे भाई ये सारा डेटा है, और भाई तुम इंटरेस्ट रेट निकाल के दे दो मुझे। यहां तक सेटल्ड है बात? तो हमारा रेट कितना आ गया था बच्चे? 12.6। नाउ कंटिन्यू विद नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब वो कह रहा था अच्छा जी निकाल दिया जी 12.6, हाँ बेटे हाँ। तो वो कह रहा था अब बता, अगर ये सब गिवन है तो एंट्री तो डालोगे ना? तो आप मुझे बताइए जो लेसी है वो एंट्री क्या डालेगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। एसेट कितने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट चाहिए, रेट निकल गया 12.6। एमएलपी गिवन है 50 50 50 50 50 और जीआर। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितनी आई थी मेरी? 191,500। याद आ रहा है आपको? इसका मतलब जर्नल एंट्री 2 लाख पे डलेगी या 191 पे डलेगी? 191 पे डलेगी। और फिर ये 191 के अंदर मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं और कितना प्रिंसिपल है, ये हमने इस टेबल से निकाला था। कैसे? आपने एंट्री कितने पे डाली? 191,500, दैट मीन दैट्स द प्रिंसिपल। तो रेट कितना है आपका? 12.6। तो 191,500 का पूरे साल का ब्याज 191,500 मल्टीप्लाइड बाई 12.6 करोगे तो कितना आएगा बेटे? बट हमने पेमेंट तो 50,000 करनी है, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा टेबल खींचा। समझ आया आपको? सेट है ना कहानी यहां तक? ये एंट्रीज डाल दी थी हम लोगों ने, ये नहीं डाली थी?
वही है पहले साल की। पहली एंट्री क्या डाली तुमने? एसेट टू लेसर डाल दी। अब मुझे बताओ ईयर 1 के हिसाब से मैं फाइनेंस चार्ज कितना चार्ज करूं? तो फाइनेंस चार्जेस टू लेसर, पर पेमेंट तो 50 की करनी है, लेसर टू बैंक, पीएनएल में डाल दिया। क्या आप एंट्री डालना चाहेंगे? सेटल्ड है ना, सॉर्टेड है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 यहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले का सारी बातें कर चुके। इन एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज UGRV इज नॉट डिटर्मिनेबल। अगर UGRV ही डिटर्मिनेबल नहीं होगा, मुझे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, चार्जर दे दो आप। टाइप सी चार्जर चाहिए मेरे पास है। पहले आप ध्यान से सुनो फिर दूंगा। अगर UGRV डिटर्मिनेबल नहीं है, UGRV इज मिसिंग, माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज निकाल पाएंगे? हाँ। अगर अरे तो आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? ये उनको 10% क्यों ले रहे हो वो अलग बात है, आपको लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो। मेरा आपसे सवाल है, पेपर में ट्रू फॉल्स आ रहा है, MCQ आ रहा है, दैट UGRV इज मिसिंग, will you be able to calculate the interest rate implicit in the lease? No, because interest rate implicit in the lease are the rate at which present value of MLP plus UGRV equal to fair value. UGRV is missing, तो कहां से निकाल दूंगा? उस केस में हमें कौन सा रेट रेफर करना पड़ेगा? Exactly, lessee's incremental borrowing, और वो कितना है जी? 10%। 10% दिया हुआ। तो वो क्या कह रहे हैं, सिंस इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द डिस्काउंट रेट at which present value of MLP and present value of UGRV equals fair value, interest rate implicit on the lease cannot be determined unless UGRV is known. कनेक्ट हो रहा है आपको? If the interest rate implicit on the lease is not determinable, the present value of MLP should be determined using lessee's incremental borrowing. और वो आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चे? 10%। सर हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? पहली एंट्री के लिए, क्योंकि सपोज करो मैंने आपको सारा डेटा दे रखा है, मैंने UGRV गायब कर दिया, आप वो 12.6 तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो बेसिकली क्वेश्चन ने आपको बोला कि कितना परसेंट है, फिर 10%। यहां तक क्लियर है? पहले आपको थोड़ा सा गहरा जाता जाएगा, पर प्लीज कोशिश बनाए रखिए। और आप इतना समझो, अगर वो रेट नहीं दिया हुआ तो बोरोइंग रेट गिवन है बस, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करूं? एग्जैक्टली किसी MLP, एग्जैक्टली। आप लास्ट में रियलाइज करिए, 50,000 में सिर्फ और सिर्फ 25 जोड़ा हुआ, दैट इज GR, UGR भी नहीं। यहाँ तक बात समझ आई? कितने रुपए आएगी आपके? फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। एसेट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? आगे ये लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 205, फेयर वैल्यू 2 लाख, तो मैं एसेट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 2 लाख। अब मैं आपको इतना आगे ले जा चुका हूँ, इस पॉइंट के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे। अब ये लाइन पढ़ने, सिंस द लायबिलिटी, निकालना है जो 2 लाख के बराबर। एग्जैक्टली, तो मुझे वो रेट चाहिए होगा, क्योंकि वो जो 10% रेट है ना, उसमें तो अगर मैं ब्याज और प्रिंसिपल का करूंगा ना, तो वो 2,05,000 वाले प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर रहा है वो। ठीक, आपको समझ आया मैं क्या बोल दिया? ठीक है भाई, मैं अगर
लायबिलिटी रिकॉर्ड 2 लाख की कर रहा हूं प्रिंसिपल, तो बेटे 10% तो तब सही होता अगर मैं लायबिलिटी कितने की रिकॉर्ड करता। एग्जैक्टली। तो अब मुझे फिर दोबारा हिट एंड ट्रायल करना। अब हिट एंड ट्रायल कितने परसेंट पे करा मैंने, क्यों ज्यादा क्यों करा, क्योंकि भाई 10 पे कितना आ रहा है, 2.5, ज्यादा रेट पे कमाएगा, कितना रेट पे कमा रहा है, 194 आ गया 12 पे। बस आप ये पूरी मूवमेंट के अंदर ये ध्यान रखिए यहाँ पे यूजीआरवी नहीं है अब कहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग यूजीआरवी को लेते थे, यहाँ पे यूजीआरवी नहीं है। तो अब आपका घूम फिर के रेट कितना है, यानी कि आपके वो 2 लाख वाले प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बाइफरकेट कौन सा रेट कर पाएगा, 10 पॉइंट। आप बोलो 10% क्यों, 10% 2,05,000 के प्रिंसिपल को बेहतर जस्टिफाई कर पाता, क्योंकि जो 50-50 हजार के और जैसे भी चल रहे। अब आप मुझे बताइए, जब आप ऐसा कर देंगे तो ये आपका दोबारा से टेबल आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि अब अगर मेरा प्रिंसिपल कितने का है बेटे, 2 लाख, रेट कितना पकड़ूंगा मैं, 10.95 से मैं क्या करूंगा, 2 लाख का 10.95 आ जाएगा 21,900, 28,100 का हो गया ये प्रिंसिपल फिर अगले साल, और इस तरीके से। समझ आया। अकाउंटिंग एंट्री जो आप डालोगे, फाइनेंस चार्ज टू लेसर, लेसर टू बैंक, और पीएनएल में डालो। क्या आप इसको भी बनाना चाहेंगे या समझ आ गया, समझ आ गया है ना। अ, तो बेसिकली हम लोगों ने, मैं एक बार शॉर्ट में बोलता हूं, अगर मेरे पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं था तो मुझे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना होता, 10% आ रहा है, क्वेश्चन ने दिया 10%, क्वेश्चन ने दिया उस 10% पे, जब मैंने एमएलपी को डिस्काउंट करा तो 2,05,000 आया, इसका मतलब फेयर वैल्यू 2 लाख और 10% पे 2,05,000, तो मेरा एसेट रिकॉर्ड कितने पे होगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मुझे 2 लाख की लायबिलिटी तो है, पर क्या मेरे को वो जो मेरे 50-50 हजार की इंस्टॉलमेंट उसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट से बाइफरकेट नहीं करना, करना है ना, 50,000 जो कर रहा हूं, तो क्या वो 10% पे हो सकता है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो 10% तब बेहतर होता अगर मेरी लायबिलिटी कितने की रिकॉर्ड होती, लेकिन मेरी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है 2 लाख पे, तो मुझे एक और डिस्काउंट रेट लेना पड़ा हायर, और फिर उससे 2 लाख से नीचे आंसर आया, फिर एक रेट निकला 10.95, 10.95 इज द रेट जिससे मैं अपने अपने इंस्टॉलमेंट को जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट में तोड़ूंगा तो वो परफेक्ट ब्लेंड आएगा उसका। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे। ठीक है, इसको आप आराम से, चाहे ये बात दोबारा सुन लेना, लेकिन मैंने बहुत ही परफेक्टली अलाइंड वे में बात बोल दिया। ठीक है, ये अब आप हैंडल कर सकते हैं, अटकोगे तो मुझे बता देना, बट आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपने हाथ से निकालिए, हाईएस्ट लेवल जा चुका है, देखो मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन बच्चों वाला है। ठीक है, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ मशीन ड्रिवन फाइनेंस लीज, आपने पढ़ते ही आपको समझ आ गया भाई फाइनेंस लीज, लीज टर्म कितना है बच्चे, 4 साल, व्हाट इज द फेयर वैल्यू, 20 लाख, व्हाट इज द लीज रेंट, तो पहले तो 625 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 लाख, और साथ में आप और क्या दोगे, जीआरबी, तो 25 लाख में एक 25 भी जाएगा है ना, तो 26,25,000। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू दिया है, इससे क्या मैं यूजीआरबी निकाल सकता हूं, कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख, इम्प्लिसिट एज गिवन है जी। हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और मुझे वो डिस्काउंट रेट दिए, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एंड डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द बैलेंस शीट एंड पीएन। वो आपको सिर्फ कह रहा है पहली एंट्री बना दो आप, पहली एंट्री क्या होती है, एसेट टू लेसर, बट यू कैन नॉट स्टेट आउट से एसेट इज 20 lakhs, एमएलपी का डिस्काउंट रेट करिए ना, वो आपसे सिर्फ पहली एंट्री मांग, बन पाएगा, स्टार्ट कर दो।
अगर मुझे पेमेंट नहीं होता तो मैं उसमें यूज पे ब्रेक निकालना फिर कर सकते हैं। आप ऐसे टेबल बना देना ना बच्चे, यही है ना, और इस पे डिस्काउंटेड लगा दो और वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही निकालना आपने कि एसिड का कितना वैल्यू आया। खत्म हो जाएगा पर अभी मतलब है, एक क्लास और लग के थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। वन 18,55,850। ऑनलाइन भी आ रहा है बच्चों का, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताना बच्चे। आके जी का आ गया। निशा जी का हो रहा है? नहीं, क्या डाउट आ रहा है? हाँ? बता। हाँ? क्या करना है दोस्त, मैं उधर ही आता हूँ, रुक जा, देखता हूँ क्या कहते हैं। पीछे आया कि इधर आया। नहीं चल क्वेश्चन नहीं सर देखो समझ नहीं। कोई एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू उसका तेरे को काम ही नहीं है, क्योंकि तू एमएलपी क्या, तू क्या निकाल रहा है, तू लाइबिलिटी निकाल रहा है, उसे तो एमएलपी चाहिए होती है। पहली एंट्री क्या, एक चीज देखो ना,
हम लोग क्या निकाल रहे हैं मैं एक बार बताता हूँ। एक चीज समझ, मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं कि ये जो पहली एंट्री होती है ना, एसेट टू लेसर, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएल। प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट दे रखा है, एमएलपी के लिए 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000 और साथ में जीआरवी लेता हूं मैं बस एमएलपी में, तो 1,25,000। समझ रहे? तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ये लगभग आपका 18,55,000 आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी बेचेगा जिसको। यही है ना फ्रेमिंग? आराम से कर लो बेटे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक क्लास और तो जाएगा, आराम से करिए, जितना कराया उस पर कन्विंस हो जाइए। मैं लॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट वाला करा रहा हूँ, पर धीरे चल रहा है, बढ़ाएंगे उसको। हो गया ये बच्चों का, हो गया? सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ लीजिए प्लीज। ये तो सही क्लियर है ना? जर्नल एंट्री लिख लो एक बार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हेडिंग डाल लेना, इन द बुक्स ऑफ लेसर और फाइनेंस लीज। हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, पर हमें एंट्रीज इतनी तो आनी चाहिए एटलीस्ट। देखो लेसर ने कभी ना कभी तो एसेट को खरीदा होगा ना, और भी बनेगी, पर उसको ऐसा कोई जाना नहीं, क्वेश्चन में होगा तो होगा, नहीं तो है ही नहीं। हेडिंग डाल लीजिएगा, बुक्स ऑफ लेसर और फाइनेंस लीज की क्या एंट्री हो। तो लेसर बिट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चे, लेसर ने एसेट परचेज करा भाई, अगर आपको किराया दे तो मैं भी खरीदूंगा, तो एसेट टू बैंक हो गया, और जब आपको दे दिया मैंने तो आपको डेटर बना दिया और एसेट को क्रेडिट कर दिया, मेरे पास तो एसेट रहेगा नहीं, मालिक तो आप बन गए, फाइनेंस लीज में 2 बंदे मालिक थोड़ा ना बनेंगे। अगर ना उसकी बुक्स में अलग है, इसकी बुक्स में अलग चलता। हाँ ये फेयर वैल्यू अपनी वो होती है, वही वैल्यू की वही होगी, जो भी होगी। नेट इन्वेस्टमेंट एनआई है बच्चे, नेट इन्वेस्टमेंट याद करो, अभी अभी हमने वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट करा था। सिर्फ एंट्रीज लिख लीजिएगा बस, समझ आ गई ना थोड़ी बहुत? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ जी, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, हाँ जी वो तो है ही, पर नेट इन्वेस्टमेंट का एक और फॉर्मूला बोल सकता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस। अरे वो इक्वेशन ही तो हो रही है लेफ्ट राइट, ठीक है, आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना बेटे, आपके सामने ये क्वेश्चन है। हाँ जी कर रहा, मैं रीड करा देता हूँ, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या निकालना है मुझे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एमएलपी प्लस यूजीआर, नेट इन्वेस्टमेंट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी हुई है? हाँ जी बिल्कुल दी हुई है, लीज रेंट है 8 लाख रुपए, कितने साल, तो एक तो 40 लाख और जीआरवी भी जोड़ दूंगा, यूजीआरवी कितने का है, 140, तो बस ग्रॉस निकल जाएगा, रेट भी दिया हुआ है, नेट निकल जाएगा, अनअर्न्ड निकल जाएगा, स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्मूला ओरिएंटेड है बच्चे, ग्रॉस का फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताएगा। एक बार दोबारा एग्जैक्टली, अब यहाँ से एनएलपी बता दे। 8 लाख एक साल 40 प्लस 1.6 प्लस 1.4 तो रेशियो वैल्यू है तो 1.4 बचा है। इतना स्मार्ट होने की जरूरत उस तरीके से यूजीआर भी ऐड होगा ना, तो निकाल क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या है, एमएलपी प्लस यूजीआर, तो ऐड करना एमएलपी निकालते हैं तो जो उसमें लीज है तो जब पूरा होता है कि पर एनम पूरा, तो पूरा लीज टर्म का जितना भी होता सारा। नहीं ऐसा नहीं, लास्ट वाला तो बनाना होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया, एक मिनट आ रहा हूँ बेटे, देखो ना बेटे, ग्रॉस का फॉर्मूला लिखोगे कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूले में डालना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, 8 लाख इंटू 5 लीज रेंट हो गया, जीआर भी ले लिया, और बेटे इन दोनों को मिला के एनएलपी बढ़ा जाती और प्लस यूजीआर भी लेना। आगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेसर की बुक्स में अलग लेसर की बुक्स में जो टर्म्स है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट, उसमें आप लेते हो। आ गया लेगा, एमएलपी ऑलवेज जीआरबी होता ही लिया हुआ है तो 5 साल में 11 लाख लेंगे। पूरे लिया वर्ल्ड में 3 लाख किया ब्रेक कर रहा फालतू। 28-30 आ जाएगा, दोनों का गैप आ जाएगा अनंत फाइनेंशियल। माइनस करके क्या होता है, पार्थ का भी आ रहा है, हो रहा है ना। डिस्काउंटिंग और वो सारा तो $28 lakhs 30,009 तो 1460-80 आ जाए। क्वेश्चन ही दिखा दूं क्या, संजना जी का आ गया आंसर दिखाऊं। ओके छा गए बेटे आप, हेवी हेवी कैलकुलेशन कर लिया आपने इतनी आसानी से। डिफिकल्ट है इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट था बेटा, आपको इजी लगने लग गया। ऐसे कह रहा है
लिख ले लीजिए आप। हम ये क्या निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल 43 और 0 का डिस्काउंट है। नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस लिखा हुआ उसको डिस्काउंट करा हुआ। ओके, क्या आप ऑपरेटिंग लीज पढ़ना चाहेंगे? अभी करा दूं थोड़ा सा या थक गए हो? जीएसटी तो वेरी इजी चैप्टर। क्या सर शुरुआत कराई अब वो तो हमारा 4 महीने पहले स्टार्ट हो गया था। नए बच्चे को बता चलिए, ऑपरेटिंग लीज बोलूं ना बोलूं सोच रहा हूँ। हाँ, 15-20 मिनट लगेंगे ऑपरेटिंग कराने में। नहीं, सेल एंड लीज बैक भी है। आधे घंटे अगर करा दिए तो पर अभी ना धीरे पकड़ पकड़ में आ रही है बात, तो इसलिए मैं ना कराना नहीं चाह रहा अभी। है जी। चलिए, हेडिंग लिखिएगा ऑपरेटिंग लीज। जो जो लिख रहा हूं वो लिखते रहिएगा। ये 50,000। जीरो एक्स्ट्रा देंगे आप तो हमेशा ही लेके खड़ा है जी। यही रोक दूंगा अभी क्वेश्चन। नहीं, बस ये वाला एग्जांपल लिख लो बस आप। नहीं नहीं बच्चे, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ, आज ही होगा प्रोडक्शन इन ईयर 1, इन ईयर 2, इन ईयर 3। ओके, ओ माय गॉड। आप देखना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और आपको पूरा समझ आ जाएगा।
हाँ जी, जर्नल एंट्री आप डाल लोगे ना, अपने आप डल पा रही है क्या जर्नल एंट्री? नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं है, जर्नल एंट्री डाल दूंगा। लीज इक्वलाइजेशन, ओ माय गॉड सर, क्या खत्म होने वाला है कॉन्सेप्ट? हाँ बेटे हाँ, ऐसे ही लेसन की भी डाल देंगे एंट्री, लेसी की है ये। मतलब मैं तो बुक का क्वेश्चन करा दूं, मैंने कहा कि चलो आपको खुद ही एग्जांपल बना के दे दो। मैं तो मनी मन में बहुत एग्जांपल बना लेता हूँ बेटे। आई माई सेल्फ इज जस्ट लाइक अ बुक। सब बच्चों को समझ आ रही है, बच्चे आपको समझ नहीं आ रही? बताओ। पूछा पूछा, आप इंटरप्रेट कुछ करो, उसको समझ नहीं आ रही बच्चे। लास्ट एंट्री, ओ माय गॉड, क्या सभी बच्चों को समझ आ गया? एंट्रीज भी समझ आ गई? सही में कह रहे हो? तो बिना बोले फिर पूरा मतलब पढ़ा सकता हूँ मैं तो बिना बोले ही। तो आ जाओ जरा, लेसर की बुक्स में डालना, एक बार एंट्री चेक करता हूँ क्या डालो। वेरी गुड ना, लीज इक्वलाइजेशन डेबिट हो, क्योंकि भाई किराया तो 50,000, एक्चुअल कैश तो 85 आना है, लेकिन ये इनकम कितनी बुक करेगा? 75। क्यों? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है। और लीज इक्वलाइजेशन हो जाएगा 25। सही। लीज रेंट बोल लो, लीज इनकम बोल लो, लीज इक्वलाइजेशन खत्म हो गया। तो अब देखो कि लीज इक्वलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाता ना, क्योंकि अभी ज्यादा कम करके अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट एंट्री इज वेरी 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 गुड हैंड राइटिंग। बच्चे डिस्करेज नहीं करते बेटे, मोटिवेट करते हैं। मैं देखो आपको सबको मोटिवेट करता हूँ। थैंक यू। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए बेटे, एवरेज बोल सकते हो। कह रहे कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, तुम्हें पता लगा? हाँ क्या कह रहे थे? एक मिनट लो भाई, क्या हुआ? क्लास में
एक हाँ मैं रेंट लीज इनकम ब्रो इनकम मैं समझाऊंगा अब एक बार। देखो बच्चे, हम लाइफ में क्या सोचते हैं कि भाई लेसी ने ना इसको कितने साल का किराया देना है, 3 साल का। तो कितना सिंपल हो जाता कि अगर बोल रहा है वो 50,000, तो मैं हर साल लेसी जो है, लेसी खर्चा कितने का बना है, 50,000 का। तो वो क्या एंट्री डालेगा, लीज रेंट टू बैंक, लीज रेंट टू बैंक, लीज रेंट टू बैंक, 3 साल, कितना कितना, 50 50 50। लेकिन हुआ क्या कि अगर कोई बेटर बेस होता है ना, तो बाइफरकेट, एक चीज तो तय है कि मेरा टोटल कितना जाएगा, 1.5 लाख। ठीक है, तो मैं 1.5 लाख को क्या ऐसे बोल सकता था, अरे सर जब बात हुई है 50 50 50 की, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, 50 का खर्चा हर साल रिकॉर्ड करो, ये भी 50 की इनकम रिकॉर्ड है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बेटे अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि ये यूनिट्स के बेसिस पे आपको डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि अगर इतने यूनिट्स बने तो आपने बेचे होंगे, तो जब बेचोगे तो खर्चा भी उसके प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड होना चाहिए, ये लॉजिक लगता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब मेरे को ये तो पता है कि मेरा 1.5 लाख का खर्चा है, पर क्या मैं इसको पर यूनिट बेसिस पे निकाल सकता हूँ? यस। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 60, सो हाउ मच इन फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 30,000। सो लेसी का पहले साल का खर्चा कितना है, बट इज ही गोइंग टू पे 75 और 50? पेमेंट टर्म्स तो 50 50 50 ही है, यानी कि आप जो पे करोगे वो तो 50 ही करोगे, लेकिन आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 75। सर वाई 50 क्यों नहीं? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स रिकॉर्ड कर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ गया ना? और जो बच गया वो लीज इक्वलाइजेशन में चला जाता है, ये एक तरीके से बैलेंस शीट में घूमता रहेगा, लायबिलिटी साइड पे कितने रुपए का बैलेंस आ जाएगा, लायबिलिटी पे 25, और अब देखिए खुद बर खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, अगले साल आपने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करी, 10,000, जिस वजह से यू हैव टू पे 50, बट आपका खर्चा कितने का रिकॉर्ड होगा, 25 का। तो आप खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं लीज रेंट 25, पेमेंट करोगे 50 की, और डेबिट क्या हो जाएगा बच्चे, लीज इक्वलाइजेशन, ऑटोमेटिकली खत्म। और नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि यूनिट्स के हिसाब से कितने का खर्चा आ रहा है, तो मैं यूनिट्स के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेमेंट भी करनी है मैंने 50, ये तो फिक्स्ड ही है 50 50 50। तो आप ये समझिए कि मैं जो अपना खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स रिकॉर्ड कर, कहीं क्लियर है बच्चे? एंड ऑन सिमिलर लाइन वो उस चीज को इनकम रिकॉर्ड करेगा, तो ही इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग एन इनकम। अब आपके कई सवाल होंगे, सर ये प्रोडक्शन कौन कर रहा है, डेटा कैसे शेयर हो रहा है, ये सारी बातें नहीं जान, आपको यूनिट्स दे रखे होंगे, आप उस बेसिस पे यूनिट देगा। और मैंने आपको ये थोड़ा शॉर्ट में कराया, आप मुझे बता दीजिए क्या लीज इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए? तो अभी एक एंट्री और इसमें क्या कर देते होगी, लीज इनकम को पीएनएल, लीज इनकम को पीएनएल, लीज इनकम को पीएनएल, ट्रांसफर एंट्री डली होगी बस एक। मुझे बताइए क्लियर है? क्या आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ, बहुत ही आसान है। वेरी गुड। होमवर्क भी ऐसा है बेटे, बहुत ही आसान। इस पेज पर है ये, पेज नंबर 5.163, प्लीज लिख लीजिएगा, मैं फाइल भेज दूंगा अभी टेलीग्राम पर। पेज नंबर 5.163, और पेज नंबर 5.166 कहां पर है सर? ये बच्चे देखो, सपोज दिख रहा है आपको, ये यहां से ये क्वेश्चन है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ऐसे, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, एंट्रीज भी तुम देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपने यहां तक कर लिया, तो बस अगली क्लास में 15 मिनट का सेल एंड लीज बैक रह जाएगा, और नया स्टैंडर्ड भी शुरू करेंगे, दैट इज AS12 स्टार्ट है जी। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट थोड़े टाइम बात कर लेंगे। ठीक है,
तो आप डेली करते हो बेटे ये 7, तो कभी डिफरेंट भी कर लो। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे। और जो बच्चों का अभी टेस्ट था अकाउंट्स का जो रह गया था, वो अभी नीचे टेस्ट है, ठीक है, आइए नीचे मिलते हैं बच्चे। आप जीएसटी नीचे ना जीएसटी सर टैक्स में क्या कराते हो? टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के बाद ना तुम्हारा सैलरी शुरू कराता हूँ। 5 बीटी लास्ट क्लास इज योर हाउस प्रॉपर्टी एंड डीटी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।